हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट द एमएस ट्यूटोरियल। होप यू ऑल डूइंग गुड। तो हमारा ये आरएससी एमसीक्यू का आरके जैन बुक का थर्ड वीडियो होगा। ठीक है, अब तक हमने इसके पहले का जितना भी एमसीक्यू था विथ सॉल्यूशन वो अच्छे से देख लिया है ना। हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। ओके, बट बिफोर स्टार्ट द वीडियो, अगर अब तक आपने एमएस ट्यूटोरियल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब इट। हियर आई विल upload lots of videos related to the mechanical engineering subjects that will be definitely beneficial for your university exams and also for the competitive exams related to the mechanical engineering. And in coming days I will also upload the solution of the workbook of the many of the institute like the MEDG, GATE Academy, AS Academy and all. Okay, सो अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं और टेक्निकल सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्टे कनेक्टेड विथ अस, इट विल बी डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर यू। नौ, अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कंडेंसर एंड इवेपोरेटर ट्यूब्स इन ए फेरॉन, मतलब जिसमें फेरॉन रेफ्रिजरेंट होगा उसका जो मटेरियल बना रहेगा उस रेफ्रिजरेटर का, वो किसका बनाता है? तो वो आपका कॉपर का बना जाता है। वो इसलिए क्योंकि अगर इसके केस में आप एल्युमिनियम का बना दोगे तो ये दोनों आपस में रिएक्टिव होते हैं। तो ऐसा मटेरियल का बना होना चाहिए आपका रेफ्रिजरेटर, ताकि उसमें जो रेफ्रिजरेंट आप यूज कर रहे हो वो उस मटेरियल से रिएक्ट नहीं होना चाहिए, इन दोनों के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर। सबसे पहले इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर जो है ये VARS पे वर्क करता है, ये बात जान लो। और इसमें 3 लिक्विड सिस्टम होता है। ठीक है, नॉर्मली VARS सबका 2 लिक्विड का होता है, बट ये स्पेशली इलेक्ट्रोलक्स वाला 3 लिक्विड सिस्टम होता है। एक एक्स्ट्रा जो है इसमें हाइड्रोजन एक्स्ट्रा होता है इसमें। ओके, और इसका काम होता है कि अमोनिया के लिए ये लो वेपर प्रेशर मेंटेन करता है। अगर डिटेल में ये देखना चाहते हो तो मैंने इसका एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है इस पर, आप वो जाके देख सकते हो चैनल पे। ओके, तो यहाँ से आपका ऑप्शन हो जाएगा एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेंस एयर। ये वाला हमने पिछले MCQ ESE में भी बताया था। डेंस एयर वाले का जो होता है वो एज कम्पेयर टू ड्राई वाले के कंपेयर में ज़्यादा हाइयर COP होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिथियम ब्रोमाइड इन। अब देखो लिथियम ब्रोमाइड जो है VARS सिस्टम में ये ऑलवेज आपका एज ए एब्जॉर्बमेंट काम करता है। ठीक है, और H2O जो होता है वो आपका एज ए रेफ्रिजरेंट काम करता है। लिथियम ब्रोमाइड या क्लोराइड सिस्टम वाला वो ऐसा होता है, उसमें H2O आपका रेफ्रिजरेंट होता है और ये आपका एब्जॉर्बमेंट होता है। अगर यही आपका अमोनिया H2O वाला कॉम्बिनेशन रहता तो उसमें अमोनिया आपका रेफ्रिजरेंट हो जाता है और H2O एब्जॉर्बमेंट हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर। इसके बारे में देखते हैं। अमोनिया इज एब्जॉर्ब हाइड्रोजन, नहीं, अमोनिया इवेपोरेट हाइड्रोजन, ये बात आपका सही है। ठीक है, इलेक्ट्रोलक्स के केस में क्या होता है, अमोनिया इवेपोरेट करता है हाइड्रोजन को और हाइड्रोजन का काम होता है अमोनिया को लो पार्शियल प्रेशर मेंटेन कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट प्रेशर इज अलाउड ऑन अमोनिया सिस्टम्स हाई प्रेशर साइड इन एब्जॉर्प्शन सिस्टम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, 17 से लेके 20 kg/cm² होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर फिटिंग इन अमोनिया एब्जॉर्प्शन सिस्टम आर मेड। फिटिंग जो है इसमें आपका कास्ट स्टील का बना रहता है अमोनिया के केस में। अमोनिया के केस में याद रखना कॉपर का यूज नहीं करते हैं, मटेरियल कॉपर का नहीं हो सकता है बिकॉज उससे रिएक्टिव होता है अमोनिया। ठीक है, नेक्स्ट है रेसिप्रोकेटिंग रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर यूजेज फ्लोइंग टाइप ऑफ। तो इसमें कौन सा हम यूज करते हैं, तो इसमें आप रिंग प्लेट वॉल्व टाइप वाला, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये वाला हम यूज करते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे डेंसर एयर सिस्टम एज कम्पेयर टू ओपन एयर सिस्टम फॉर सेम रेंज ऑफ द टेम्परेचर इन बेल कॉन्वेंट साइकिल लोअर। अब देखो डेंसर वाला अभी थोड़ा देर पहले देखा कि COP क्या होता है, उसका हाई होता है। ठीक है, अब अगर COP हाई होता है तो डेफिनेटली जो है उसका पर टन रेफ्रिजरेशन जो होगा वो कम होगा। ठीक है, तो लोअर HP पर टन रेफ्रिजरेशन। नेक्स्ट है आपका मोस्ट सुटेबल रेफ्रिजरेंट फॉर कमर्शियल आइस प्लांट। तो कमर्शियल आइस प्लांट में जो है हम अमोनिया यूज करते हैं। देखो अब जो है ये वाला टेबल आप एक बार याद कर लो। इस टेबल से ना जितने भी क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि कौन सा रेफ्रिजरेंट का यूज कहाँ पे होता है, सारा इसी से क्वेश्चन आता है, इससे ज़्यादा बाहर कभी नहीं आता है। ठीक है, आपका R12 जो है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन में यूज होता है। R134 हो गया, ये सबसे ज़्यादा अभी व्हीकल में यूज किया जाता है। ठीक है, और इसमें एक भी क्लोरीन नहीं होता, इसमें क्लोरीन 0 होता है और ये इकोनॉमिकल फ्रेंडली होता है। फिर आपका R22 हो गया, ये आपका विंडो AC में यूज होता है। अमोनिया अभी अभी क्वेश्चन हमने देखा आइस मेकिंग में होता है और साथ ही साथ मिल्क चिलिंग प्लांट में, जहाँ पे हाइयर रिक्वायरमेंट होता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, वहाँ पे अमोनिया का यूज करते हैं। R11 जो आपका सेंट्रल AC में यूज होता है। सॉलिड और ड्राई AC जिसको आप CO2 भी बोलते हैं, वो जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फूड रेफ्रिजरेशन में यूज होता है। ठीक है, या तो फिर ट्रांसपोर्ट रेफ्रिजरेशन में यूज होता है। और आपका एक एयर हो गया, वो आपका एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन में यूज होता है और साथ ही साथ एयर लिक्विफिकेशन में भी यूज होता है। तो इतना चीज़ आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लीक्स इन ब्राइन सिस्टम। ब्राइन सिस्टम का जो लीक है हम सल्फर स्वैब टेस्ट से पता करते हैं या तो फिर सल्फर स्टिक
उससे पता करते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सल्फर वाला। और हेलाइड टॉर्च का यूज हम फेरॉन का डिटेक्शन करते हैं। तो ये सब डिटेक्शन भी आपको याद रखना पड़ेगा किस में किसका यूज होता है। नेक्स्ट आपका बिग रेफ्रिजरेंट प्लांट ऑफ जिसका कैपेसिटी आपका 1000 टन का हो यूजुअली एम्प्लॉय फॉलोइंग टाइप ऑफ द रेफ्रिजरेंट। तो उसमें जो है आपका VARS सिस्टम होता है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ पे जो है हम एक्स्ट्रा जो आपके हमारे पास जो हीट होता है, जैसे हमारा सोलर से हो गया या फिर कोई भी रिन्यूएबल सोर्स हो गया, उसके थ्रू से हम हीट दे के बनाते हैं। वहाँ पे उतना ज़्यादा हमें कंप्रेशन में वर्क नहीं दे सकते हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा जब आपको रेफ्रिजरेशन प्लांट बनाना हो इतना बड़ा, ठीक है। तो वहाँ पे हम रिन्यूएबल सोर्स देखते हैं कि जहाँ पे हमें एक्स्ट्रा अमाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा हीट हो, तो वहाँ पे VARS सिस्टम हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है अमोनिया सिस्टम, ये अभी थोड़ी देर पहले ही हमने किया था, ये आपका कौन सा हो जाएगा, कास्ट स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एटमॉस्फेरिक कूलिंग टावर टेम्परेचर ऑफ द सर्कुलेटिंग वाटर कैन बी रिड्यूस्ड। कूलिंग टावर के केस में जो है ये बात आप ध्यान रखना 10 से 15 डिग्री सेल्सियस बिलो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर होता है। अब इसका जो लॉजिक है वो आपको एयर कंडीशनिंग में थोड़ा पता चलेगा जब हम वो वेटेबल टेम्परेचर एंड ऑल पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने में यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो आप उसमें देख लेना, मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया इस पर, ठीक है। नेक्स्ट है आइस प्लांट इज मेड अप ऑफ द -60 डिग्री पे, ठीक है। एंड इफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन आइस एंड रेफ्रिजरेंट जो है 5 डिग्री सेल्सियस है, देन रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर इज, तो डेफिनेटली आप माइनस कर दो, -5 -6, यहाँ से हो जाएगा आपका -11। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेफ्रिजरेंट इज नेवर फिल्ड टू मोर देन 80% ऑफ द रेटेड कैपेसिटी व्हाइल रीफिलिंग द रेफ्रिजरेंट सिलेंडर, ठीक है। बिकॉज उसमें जो है हम 20% एक्स्ट्रा जो है वो रखते हैं वेपर के लिए, क्योंकि क्या पता कब उसमें एयर आ जाए, कोई लीकेज आए, ठीक है ना। 20% एक्स्ट्रा यहाँ पे जो ऑप्शन है 20% वेपर स्पेस प्रोवाइडेड, सेफ्टी, ऑलवेज हम सेफ्टी लेके चलते हैं, लिक्विड एंड ऑन, ताकि हम हमारा जो वॉल्यूम है स्पेसिफिक वॉल्यूम वो कभी कभी थोड़ा बहुत बढ़ते घटते रहता है, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से या तो फिर किसी भी टेम्परेचर एंड ऑल के डिफरेंस से। तो 20% जो है हम मार्जिन एज अ सेफ्टी फैक्टर रखते हैं, ठीक है। 118 का क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द रेफ्रिजरेंट ऑयल टू रिमूव द हीट, ये तो होता है, ये नहीं होगा। लुब्रिकेट द मूविंग पार्ट, यही तो मेन पर्पस है। टू इंसुलेट द रेफ्रिजरेंट लाइन, नहीं, ये भी नहीं। टू फॉर्म द सील फ्रॉम द, नहीं, ये नहीं होता है, ठीक है, ये फंक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन, कौन सा फंक्शन नहीं है रेफ्रिजरेंट ऑयल का, ठीक है। रिमूव हीट, ये तो होता है, ठीक है। टू लुब्रिकेट द मूविंग पार्ट, ये भी होता है, ये तो मेन पर्पस होता है ऑयल का। टू हेल्प इंसुलेट द रेफ्रिजरेंट लाइन, नहीं, ये नहीं होता है, इंसुलेट नहीं करता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑयल सेपरेटर इन रेफ्रिजरेंट ऑयल, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, ये रेफ्रिजरेंट आपका हो गया यहाँ पे रेफ्रिजरेशन साइकिल VCRS, यहाँ पे कंप्रेसर लगा रहता है, ठीक है। और इसी कंप्रेसर में हम ऑयल का यूज करते हैं लुब्रिकेशन का, ताकि कंप्रेसर आपका स्मूथली वर्क कर सके। तो होता क्या है, कभी कभी रेफ्रिजरेंट के फ्लो के साथ जो है आपका ये लुब्रिकेटिंग ऑयल भी यहाँ कंडेंसर में चला जाता है। अब अगर ऑयल इस कंडेंसर में आएगा तो ये क्या होगा, इसका इफिशियंसी कम हो जाएगा, तो हमें ऑयल यहाँ से सेपरेट करना होता है। यानी हमारा जो ऑयल सेपरेटर लगता है वो आपका कंडेंसर और कंप्रेसर के बीच में लगता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, रिसीवर इज फिटेड इन रेफ्रिजरेशन यूनिट, तो रिसीवर का जो यूज होता है वो हमारा वेरिएशन लोड करने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, फॉलोइंग लीक डिटेक्टर कैन बी यूज्ड ऑन ए पॉजिटिव हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट सिस्टम, ठीक है। तो उसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक वाला होता है, ये आपको याद रखना है, इसमें कोई लॉजिक एंड नहीं है। फिर है मॉइस्चराइज रेफ्रिजरेंट सिस्टम रिमूव्ड बाय, तो वही आपका एनालाइजर होता है, रेक्टिफायर होता है, बट यहाँ पे दोनों ऑप्शन ये तो आपका ड्रायर हो जाएगा। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी है फिल्टर ड्रायर, ठीक है, और यहाँ पे डेसिकेंट्स ये भी यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलिंग वाटर एट इनलेट ऑफ द कंडेंसर ऑफ ए रेफ्रिजरेशन प्लांट इंटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इतना पे हुआ और उसको बाहर जो निकला वो 25 पे निकला, तो रेफ्रिजरेंट वुड बी कंडेंसिंग इज एट अबाउट, तो रेफ्रिजरेंट जो होगा हमारा कंडेंस होगा वो कितने टेम्परेचर पे होगा, तो इसका जो है ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये अब इसका लॉजिक अभी समझ में नहीं आएगा जब तक आप जो है एयर कंडीशनिंग वाला चैप्टर नहीं पढ़ोगे, पार्शियल प्रेशर एंड ऑल, वेपर प्रेशर, WBT, DPT एंड ऑल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, आइडियल लोकेशन ऑफ द फिल्टर ड्रायर, ठीक है, आपको फिल्टर ड्रायर का लोकेशन पूछ रहा है रेफ्रिजरेशन के टाइम पे, जिसका काम जो है मॉइस्चर को रिमूव करना होता है, ठीक है। तो वो आपका कोल्ड साइड ऑफ द सिस्टम में लगा रहता है, इसका मतलब कहाँ पे, थ्रॉटलिंग के साइड लगा रहता है, ठीक है ना। फिल्टर ड्रायर का काम क्या होता है, एयर को निकालना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्पस ऑफ द इंस्टॉलिंग ए फ्लैश चैम्बर इन ए रेफ्रिजरेशन सर्किट, ठीक है। फ्लैश चैम्बर का यूज क्यों करते हैं, सबसे पहले फ्लैश चैम्बर जो है हमारा थ्रॉटलिंग वाल्व, ये आपका देख लो, ये यहाँ पे जो थ्रॉटलिंग होता है और ये कंडेंसर, इन दोनों के बीच में हम लगाते हैं फ्लैश चैम्बर, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इधर थ्रॉटलिंग से जो है क्या होता है, हमारा लिक्विड आता है और
इवेपोरेटर में क्या होता है, इवेपोरेटर के अंदर भी साफ लिक्विड जाता है और धीरे धीरे इवेपोरेट होता है। तो जो भी लिक्विड में थोड़ा बहुत वेपर पार्टिकल बच जाता है उसको सेपरेट करता है, ठीक है। ऊपर में वेपर और नीचे में लिक्विड, फ्लैश चैम्बर का काम ये होता है। ताकि अब सेपरेट इसलिए करता है क्योंकि वेपर के पास जो लेटेंट हीट होता है, इसका जो स्पेसिफिक हीट होता है वो लो होता है और ये ज़्यादा हीट को एकोमुलेट नहीं कर पाएगा, ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा यहाँ रेफ्रिजरेशन कूलिंग एरिया से, ठीक है। इसलिए जो है हम इसको पहले सेपरेट करते हैं ताकि हमारा जो इवेपोरेटर हो कम साइज में ही ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करे, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका वेपर भी साथ में आ जाएगा तो आपका सेम कूलिंग लोड के लिए आपका इवेपोरेटर जो है वो बड़ा साइज का हो जाएगा। वेपर के लिए भी साइज, वेपर का जो साइज होगा ये भी आपका बहुत ज़्यादा एरिया ले लेगा इसके अंदर, ठीक है। तो उससे बचने के लिए इवेपोरेटर को कम साइज का बनाने के लिए और ज़्यादा इफिशियंट वर्क कराने के लिए हम फ्लैश चैम्बर यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, इम्प्रूव ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ये भी सही है आपका। रिड्यूस प्रेशर लॉसेस थ्रू, ये भी सही है। और रिड्यूस द साइज ऑफ द इवेपोरेटर बाय अवॉइडिंग प्रेशर गोइंग, ये भी सही है आपका। एंड ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इससे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट हैज द हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर। सबसे ज़्यादा तो वाटर का होता है बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ, ठीक है। और फेरॉन भी उसके आसपास ही होता है, तो ये आप मार सकते हो। नेक्स्ट है, वर्क इनपुट रिक्वायरमेंट फॉर द अमोनिया वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल इज लो बिकॉज, इसमें लो इसलिए होता है, अगर आपको याद हो VARS में तो एक छोटा सा जो है एब्जॉर्बमेंट के बाद एक छोटा सा पंप लगता है जो कि अमोनिया और वाटर को जनरेटर में भेजने का काम करता है, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा सा जो है लिक्विड रहता है जिसमें हमको थोड़ा बहुत वर्क देना पड़ता है, ओके। तो यही वाला जो वर्क छोटा बहुत देना पड़ता है वही होता है आपका पंपिंग प्रोसेस इन्वॉल्व द लिक्विड को थोड़ा पंपिंग करने के लिए एब्जॉर्बर से जनरेटर के पास पहुंचाने के लिए थोड़ा सा हम वर्क इनपुट देते हैं VARS में, और नहीं तो हमें कहीं पे भी वर्क इनपुट नहीं देना पड़ता है VARS सिस्टम में, ठीक है। इसलिए इसका जो COP होता है VARS का वो लो होता है बिकॉज हम इसमें हीट का यूज करते हैं जनरेटर में, जो कि एक लो ग्रेड एनर्जी है आपका। और यहीं आप VCRS में देखो तो हम वर्क देते हैं इनपुट में कंप्रेसर वर्क के लिए, जो कि आपका हाई ग्रेड एनर्जी है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई VARS का जो COP होता है वो लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉलोइंग टाइप ऑफ द एक्सपेंशन डिवाइस इज यूटिलाइज्ड इन फ्लडेड इवेपोरेटर, ठीक है। फ्लडेड इवेपोरेटर में हम फ्लोट वाल्व का यूज करते हैं, ये आप सिंपल याद रख लो, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ओके। उसके बाद है आपका, सब कूलिंग अकर्स व्हेन द वेपर, सब कूलिंग कब होता है? सब कूलिंग का मतलब होता है आपका जो कंडेंसर से बाहर आया रेफ्रिजरेंट उसको और ज्यादा ठंडा कर दो, ठीक है। तो ये जो है ऑलरेडी ठंडा हो गया आपका, आई मीन लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ओके। तो अब इसका लेटेंट हीट यहाँ से कुछ बाहर नहीं आएगा, ठीक है। लेटेंट हीट मतलब क्या होता है, फेज चेंज में जो हीट बाहर आता है उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। तो अब जो इसके पास टोटल हीट बचा है वो सिर्फ और सिर्फ सेंसिबल हीट बचा है, ठीक है। सब कूलिंग में हम क्या करते हैं, इससे भी थोड़ा और ज़्यादा ठंडा कराते हैं। तो यहाँ से जो हीट बाहर आएगा वो कौन सा होगा, आपका सेंसिबल हीट होगा, ना कि लेटेंट हीट होगा। यहाँ से जो हीट बाहर आ रहा था जिसके वजह से ये लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था, ये था आपका लेटेंट हीट, ओके। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा B। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे आपको सर्च करना है। एब्जॉर्प्शन सिस्टम इज वेल नोन फॉर इट्स साइलेंट फीचर, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है। एब्जॉर्प्शन VARS सिस्टम जो होता है वो नॉइज फ्री होता है, ठीक है। इसमें थोड़ा भी नॉइज नहीं होता है, इसलिए हम किसी किसी जगह पे इसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो गया, तो रेस्ट देखने का जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट कैरेक्टरिस्टिक चेंजेज कंटिन्यूअसली ड्यूरिंग द कूलिंग लोड। तो पूरा साइकिल में जो आपका एक ही चीज तो चेंज होता है, दो प्रॉपर्टीज आपका रेफ्रिजरेंट का, टेम्परेचर और प्रेशर। तो ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, व्हाट इज द यूजुअल फॉर्म ऑफ द लिक्विड ऑयल पार्टिकल्स इन ए रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट में जो है हम फाइन फॉग भी इसको बोलते हैं, मिस्ट भी बोलते हैं, इंडिविजुअल ड्रॉपलेट्स भी बोलते हैं। तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा आपका आंसर। फिर से यहाँ पे है, हाईएस्ट रेफ्रिजरेशन इफिशियंसी सबसे ज्यादा किसका होता है, तो इसमें भी आपका फेरॉन 11 ही हो जाएगा। फिर इसके बाद है, चिल्ड वाटर विथ एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द फ्लैश कूलिंग इज ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग सिस्टम। तो यहाँ पे देखो चिल्ड वाटर बोल रहा है, ठीक है। और उसके बाद फ्लैश कूलिंग, जैसे ही ये टर्म आया तो आप स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन मारो। अगर स्टीम जेट आपने नहीं पढ़ा है तो थोड़ा आपको थ्योरी देखना पड़ेगा, ठीक है। आप कमेंट में डाल देना, मैं इस पे एक लेक्चर बना दूंगा इफ यू आर इंटरेस्टेड, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ द फ्लैश गैस इन ए लिक्विड फीड टू एक्सपेंशन वाल्व कैन काउज प्रॉब्लम ऑफ। इससे क्या क्या प्रॉब्लम होता है, फीडिंग द इवेपोरेटर अनइवनली, ये बात बिल्कुल सही है। लॉस ऑफ द कूलिंग कैपेसिटी, ये भी सही है। आपका वाल्व डैमेज होता है, ये भी सही है। तो यहाँ से आपका ऑल ऑफ द अबव। मैंने अभी तुरंत बताया फ्लैश चैम्बर का यूज क्या होता है, अभी ये वाला क्वेश्चन जो था, ठीक है। तो वही वाला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे भी लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेपोरेटर प्रेशर रेगुलेटर परफॉर्म द
फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, इवेपोरेटर प्रेशर रेगुलेटर का। इसका रेगुलेटर का सिंपल मतलब क्या हुआ, रेगुलेट करना। अगर आपका प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो उसको डिक्रीज कर देना एक सर्टेन लेवल से, ताकि आपका जो साइकिल है वो ऑप्टिमम सीओपी पे वर्क करता रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कीप प्रेशर अप फॉर द सिस्टम नीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेंट प्लांट्स आर चार्ज्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द सिलेंडर एट। तो ये कौन सा होता है, आपका रिसीवर पे होता है, ठीक है। रिसीवर के पास ही हम रेफ्रिजरेंट प्लांट को जो है सिलेंडर लगा के चार्ज करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट हैज द हाईएस्ट क्रिटिकल पॉइंट प्रेशर। अब देखो यहाँ पे प्रेशर बोला गया, ठीक है। तो जैसे ही प्रेशर आए तो सबसे ज्यादा अमोनिया का होता है। अगर टेम्परेचर था तो वो F11 था, ठीक है। रेफ्रिजरेंट्स विच डज नॉट रिक्वायर कंप्रेसर, तो डेफिनेटली VAS सिस्टम होगा। VAS में हम कंप्रेसर नहीं यूज करते हैं, कंप्रेसर के बदले में हम क्या क्या यूज करते हैं, जनरेटर प्लस हमारा एब्जॉर्बर होता है, इसमें आपका एनालाइजर होता है, और कभी कभी हम रेक्टिफायर भी यूज कर लेते हैं। VARS पे मैंने एक कंप्लीट वीडियो भी बनाया है, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हो। हार्मेटिकली सील्ड जो है, नॉर्मली आपका जो कंप्रेसर होता है उसको कंप्लीटली सील्ड कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसके केस में क्या होता है, कोई भी आपका अंदर से लुब्रिकेंट एंड ऑल या रेफ्रिजरेशन एंड ऑल का लीकेज नहीं होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हार्मेटिकली सील्ड। कंप्रेसर एंड मोटर आर कंप्लीटली सील्ड, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। तो इसका एडवांटेज ये होता है कि कोई भी इसमें लीकेज नहीं होता। अगर आपका रेफ्रिजरेंट अंदर से कुछ टूट फूट गया आपका कोई कंपोनेंट, तो आपका रेफ्रिजरेंट बाहर नहीं आएगा इन्वायरमेंट में। बिकॉज बहुत सारे रेफ्रिजरेंट क्या होता है, इकोनॉमिक फ्रेंडली नहीं होता है, टॉक्सिक नेचर का होता है। तो ये उसका फायदा होता है कि ये रेफ्रिजरेंट को बाहर नहीं आने देता, ठीक है। बट हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम भी होता है कि अगर खराब हो जाता है तो हम इसको फिर से ठीक करने के लिए आपको पूरा खोलना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द रेफ्रिजरेंट वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेटर, ठीक है। VCRS के लिए कौन सा डिजायर प्रॉपर्टी नहीं है किसी भी रेफ्रिजरेंट का। तो सबसे पहले देखते हैं हाई HP पर टन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हाई हॉर्स पावर। हाई हॉर्स पावर बोले तो हाई पावर एक तरह से हुआ, ठीक है। पर टन ऑफ द रेफ्रिजरेटर मतलब 3.5 टन के लिए कितना आपको ज्यादा हाई HP लग रहा है। तो डेफिनेटली ये हमारा रिक्वायरमेंट नहीं होगा किसी भी रेफ्रिजरेंट का हो पे। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, और इस हिसाब से आपका यही सही होगा। यहाँ पे नोट पूछ रहा है ना हमें, तो ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गुड इंसुलेटिंग मटेरियल। यहाँ पे पूछ क्या रहा है, इंसुलेटिंग मटेरियल। तो अगर वो इंसुलेटिंग है तो हमारा हाई हीट कंडक्टिविटी क्यों चाहिए, ये तो नहीं होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फंक्शन ऑफ द ब्राइन एगिटेटर इन आइस प्लांट, ठीक है। तो इसका जो आइस प्लांट में यूज होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को बढ़ाने में भी होता है, COP भी इंक्रीज करने में होता है, रिड्यूस कंप्रेसर पावर, ये तीनों एक ही टाइप का कॉरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर ये वाला होगा और ये वाला होगा तो ये डेफिनेटली होगा, या ये दोनों होगा तो ये डेफिनेटली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फंक्शन ऑफ द ब्राइन एगिटेटर इन आइस प्लांट इज टू। इसका मेन जो फंक्शन होता है ये यूनिफॉर्म टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठीक है। यूनिफॉर्म टेम्परेचर ऑफ द ब्राइन। अब ये सब यहाँ पे रीजन जो दिया हुआ है ये डेफिनेटली रेफ्रिजरेंट की वजह से नहीं होता, ये अलग प्रॉपर्टी होता है आपका, कितना आप कौन सा पैरामीटर सेट कर रहे हो, टेम्परेचर कितना सेट कर रहे हो, प्रेशर कितना सेट कर रहे हो इवेपोरेटर कंडेंसर का, ये सब उसके केस में होता है, ठीक है। यहाँ पे एक रेफ्रिजरेंट के बारे में पूछ रहा है तो डेफिनेटली आपका सिंपल सा ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑब्टेन यूनिफॉर्म टेम्परेचर ऑफ द ब्राइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द रीजन फॉर एन इवेपोरेटर टू नॉट कूल मे बी, ठीक है। तो ये सबसे पहला ही हो जाएगा आपका फ्रोजन ऑयल, ठीक है। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है इसमें। पहला देखते हैं, लिक्विड रेफ्रिजरेंट इज चार्ज इनटू द कंप्रेसर सक्शन और डिस्चार्ज वाल्व रिपोर्ट्स। नहीं, यही गलत है ना। हम जो कंप्रेशन सक्शन होता है वहां पे क्या होता है, वेपर होता है। तो इस हिसाब से आपका स्टेटमेंट ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे हमें रॉन्ग ही पूछ रहा है। यहाँ पे पूछा है, सेम कंप्रेसर वर्क के लिए COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर एज कंपेयर टू COP ऑफ द हीट पंप। हीट पंप के कंप्रेसर में सेम अगर कंप्रेसर वर्क हो, ठीक है, तो इसका जो COP है वो हाई होता है रेफ्रिजरेटर का। ना देखो, सेम टेम्परेचर लिमिट में आपका हीट पंप का ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, सेम कंप्रेसर वर्क, ठीक है। तो उस केस में आपका रेफ्रिजरेटर का COP हाई होता है। नेक्स्ट में हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, ऑटोमेटिक एक्सपांशन वाल्व कैन बी यूज टू कंट्रोल सुपर हीट सबकूलिंग। नहीं, ये नहीं होता है। अमाउंट ऑफ द हीट रिजेक्टेड बाय द कंडेंसर इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ द हीट एब्जॉर्ब बाय द इवेपोरेटर। ये भी गलत है, क्योंकि बीच में क्या होता है, आपका थ्रॉटलिंग होता है एंड और उधर आपका कंप्रेशन वर्क होता है। नेक्स्ट है, इवेपोरेटर रिजेक्ट हीट फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर। नहीं, रिजेक्ट थोड़ी करता है, ये तो एब्जॉर्ब करता है ना, ये भी गलत हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पे देखते हैं, कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द वेपर इनटू द लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये बात आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 140 में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेटिंग प्लांट रिक्वायर नो इलेक्ट्रिसिटी। डेफिनेटली आपका VARS सिस्टम, इसमें लो ग्रेड एनर्जी हम यूज करते हैं हीट का, ठीक है, सोलर एनर्जी एंड ऑल का।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट है द लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर, तो ये आपका ये हो जाएगा फेरॉन 22। हाईएस्ट किसका होता है फ्रीजिंग टेम्परेचर इसका, हाईएस्ट प्रेशर किसका होता है क्रिटिकल वाला, वो आपका होता है अमोनिया का। नेक्स्ट है क्रायोजेनिक रिफर्स टू, क्रायोजेनिक किसको, ये जो है स्पेशली क्रायोजेनिक इंजन जो है हमारा स्पेस में होता है, ठीक है, सैटेलाइट्स एंड ऑल में होता है। अभी भी इंडिया यानी इसरो जो है हमारा वो डेवलप ही कर रहा है क्रायोजेनिक सिस्टम। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका ये वाला, इंजीनियरिंग फील्ड कंसर्न विद द इक्विपमेंट इन द रेंज ऑफ द -180°C, ठीक है, ये वाला। बिकॉज स्पेस में जब रॉकेट ट्रेवल करता है तो आफ्टर स्टेटोस्फीयर जो है हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होने लगता है, ठीक है, आप सबको पता होगा। तो वहाँ पे हमें क्रायोजेनिक इंजन चाहिए होता है जो कि सारा इक्विपमेंट को जो है वेरी लो टेम्परेचर में भी रन करा सके। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन काम का नहीं है, ठीक है, तो इसको हम छोड़ते हैं। तो ओवरऑल जो है हमने यहाँ तक समझो कि कर लिया डन। अब उसके बाद ऑलमोस्ट और 150 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है, तो 3 वीडियो और होगा 50-50 क्वेश्चन का। तो उसके बाद आपका ये जो है आरएसी का आरकेजेन वाला एमसीक्यू कंप्लीटली ओवर हो जाएगा। ओके, अगर कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट में मेंशन करें, आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।